जल्दी से इसका आलोक जी आप जवाब देना चाहें, उसके बाद से चित्रंजन जी। मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा, ये कह रहे हैं आलोक जी कि हम लोग खाली इनके नेताओं ने आलोक जी वो कार्टून भी डाला है। वो कह रहे हैं कि अब्दुल सिर्फ दरी बिछाएगा, आप लोगों ने ये हालत कर दी है उनकी। और वक्त पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड? तंज हमारे ऊपर या दूसरों के ऊपर कस रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आप ही केवल ये बताइए, जिनको वोट भी नहीं चाहिए मुसलमानों का, वो लोग दूसरों से सवाल पूछ रहे हैं। बड़ी अजीब विडंबना है। आप कह रहे हैं साहब एकजुट रहना चाहिए। अरे हम तो कह रहे हैं एकजुट भारतीयता के आधार पर रहना चाहिए। आपका एकजुटता है कि हिंदू एकजुट रहें और मुसलमानों से दूर रहें, और मुसलमानों को हम गालियां दें और 80-20 की बात करें, तो आप तो संविधान के विरुद्ध बोल रहे हैं। आप तो सांसद हैं स्वयं। आप एकजुट हिंदुत्व की बात क्यों करते हैं, हिंदुओं की? आप पूरे देश की बात क्यों नहीं करते हैं? आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका वो पोलराइजेशन का एजेंडा है। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जो है पंडित थे। कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं कहता कि वो भी नॉनवेज खाते थे, वो भी शराब पीते थे, और वो कहाँ रहते थे और किसके घर में रहते थे, हम तो कभी नहीं कहते हैं। लेकिन इनके तमाम प्रवक्ता बिलो द बेल्ट हिट करने से कभी नहीं चूकते, क्योंकि ये लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। अब बात आती है, नहीं मेरी बात का जवाब दीजिए। आपको जातिवाद हिंदुओं में मुसलमान दे रहा है, दिक्कत कर रहा है, तो आप जातिगत जनगणना कराइए ना। कुर्सी और उसमें जातिगत जनगणना में आप रमजान में जाएंगे, खजूर खाएगा, खिलाएगा, आपको बिना के चले जाएंगे। आपके बीच में नहीं बोला था। अगर जिस कौम का पॉलिटिकल बारिश रुकिए भाई जरा। लोकसभा का मुझे बारिश रुकिए भाई जरा, बहुत सीरियस डिस्कशन है। आपको बड़ी सीमांचल की बड़ी चिंता हो रही है बारिश भाई। अरे रुकिए भाई बारिश जी, मैं पूछना चाहता हूँ, ओवैसी जी के तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और काफी कुछ है। बारिश जी यार आप बोल लीजिए, फिर आवाज नीचे करनी पड़ेगी। आप लोग बीजेपी के एजेंडे पे काम करते हैं, बीजेपी से पैसा लेते हैं। आप लोग बीजेपी से पैसा लेकर टीवी पे बैठते हैं। यार सुनो बात, गलत बात है। आप झूठ बोल रहे हैं। चाहता हूँ आप झूठ बोल रहे हो, अपने अल्फाज वापस लो, मतलब डेफॉर्मेशन का केस फाइल करो ना भाई जरा, रुको यार। डेफॉर्मेशन किसी के बीच में नहीं बोला था, इल्जाम लगाया मेरे ये बीजेपी का एजेंडा है। बोलना नहीं मेरे को। वारिस पठान जी, आपकी पार्टी बीजेपी की कुछ लग्गू है। आवाज बंद करके आपकी पार्टी बीजेपी के इशारे पर चुनाव लड़ती है। आप चाहते नहीं बीजेपी को हराए बिहार के अंदर, उदाहरण ये है। भी इस तरह ठीक है बारिश हो गया, हो गया। आपने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी, अब उनको बोलने दीजिए आलोक जी को। आलोक जी पूरा कीजिए। पर दिल्ली में कौन सा असदुद्दीन ओवैसी था? देखिए यहाँ पर तो कोई ओवैसी नहीं थे। बी टीम के बिना बीजेपी निकाल गई। ठीक, अब हो गया वारिस जी, प्लीज लेट हिम कंप्लीट सर। अरे भाई सुनिए ना, बीजेपी तो इलेक्शन कमीशन ही काफी है अंजना जी, इलेक्शन कमीशन ही काफी है। तो वैसी काहे को बदनाम हो? पूरा देश देख रहा है किस तरह से एसआईआर के नाम पर वोट चोरी का क्या धंधा किया गया। एक मतलब कर्नाटक के वोटर कटने पे कट कहां से, गुजरात से 80 रुपया पर वोटर जो है वोट कट रहा है, और आप लोग जीत और हार की बात कर रहे हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर सीमांचल की इनको इतनी चिंता थी तो ओवैसी जी के तो बड़े करोड़ों में फीस आती है, बड़े मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके, तो सुना विदेशों में भी बिजनेस है उनके। एक आध कॉलेज यहाँ सीमांचल में भी खुलवा देते, 2 पैसे निकाल के जेब में से। बीजेपी से इतना इनके सारे विधायक चुरा लिए ना, चले गए वो। गुजरात में गए तो 3 सीटों पर चुनाव लड़े, कर्नाटक में 5 जीते थे, 4 चले गए ना वारिस भाई। आप 4 चले गए ना, एजेंडे पर काम करते हैं। और उनको में से 3 को टिकट भी नहीं दिया, 4 चले गए अंजना जी, उसमें 3 को तो आरजेडी ने धोखा दे दिया, टिकट नहीं दिया। इसलिए बोलता हूं अपने को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा। आपसे तो चला गया ना, आपसे तो चला गया ना। तो उनका ईमान इतना नहीं था कि आपके साथ टिक पाए। पब्लिक ने भी नकार दिया ना। अरे तो ईमान ही नहीं था उनका, टिक ही नहीं पाया आपके साथ। पूरा उद्धव ठाकरे वाले चले गए शिंदे गठ में, पूरे शरद पवार वाले चले गए बीजेपी में, तो उनके भी तो बात होती है तो चलता है, चले जाते हैं। लेकिन ईमान का सौदा इन्होंने किया, पीठ पे खंजर मुका तो जवाब दिया पब्लिक ने पार्टी ने जवाब दे दिया, टिकट ही नहीं दिया उनको। तीनों को रास्ता दिखा दिया बाहर का, गेट ऑफ इंडिया, गेट आउट। आरजेडी दिखाई। चित्रंजन बाबू इसका जवाब देंगे। चित्रंजन जी, इनके 3 विधायक चल गए आपके लिए, आज तक गुस्सा है। देखिए वारिस पठान जी का गुस्सा, सब विधायक ले गए, फिर टिकट भी नहीं दिया आपने। नहीं अंजना जी, पहले मैं वारिस आपको बताना चाहता हूं कि राज्यसभा में 25% प्रतिनिधि जो है सो मुसलमान कर रहा है आरजेडी का, विधान परिषद में 65%, 6 में 4 मुसलमान, राज्यसभा में 4 में 1 मुसलमान, केंद्र में गृह मंत्री राष्ट्रीय जनता दल ने बनवाया, और
जो पूरे देश में मंसूरी समुदाय का एक भी कहीं विधायक नहीं है, उसको लालू जी ने, उसको तेजस्वी जी ने बिहार इसीलिए वक्फ कानून खत्म करने की बात कर रहे हैं क्या? क्योंकि जो केंद्र से लाया हुआ कानून है उसको कैसे राज्य में खत्म कर दीजिएगा? नहीं, मैंने कहा ना कि प्रतिनिधि देने की बात है, तो राज्यसभा में तो मैं 25% शेयर दिया, विधान परिषद में 65%, 50% से ज्यादा 65%, 6 MLC में 4 मुसलमान है, और मंसूरी जाति का जो मुसलमान है, सुधांशु जी हंस रहे हैं, एक भी कहीं विधायक नहीं है। सुधांशु जी बहुत खुश हैं। बिहार सरकार में मंत्री बनाया, पहली बार केंद्र में गृह विभाग का मंत्री राष्ट्रीय जनता दल ने तस्लीमुद्दीन साहब को बनवाया। तो इसलिए जो यह राष्ट्रीय जनता दल पर कोई अगर कहता है, तो राष्ट्रीय जनता दल एक की पार्टी है, सबकी विकास की बात करती है, सबको लेकर चलना चाहती है। ठीक है झा जी, जल्दी से कमेंट फिर मैं बाकी दोनों बना दिया गया, जैसे कि अभी हमारे ऐसा लग रहा है कि आरजेडी ने पूरी ताकत झोंक दी आप लोगों ने मुस्लिमों के मुद्दे पर, जो उनको घेरने की कोशिश की थी। तो इस बार तो लग रहा है कि आप लोगों का सफाया हो जाएगा। आप लोग वैसे भी कहाँ दे रहे हैं अब तो, 4 टिकट दिया आपने इस बार, पिछली बार 11 दिया था। साइड इफेक्ट है बीजेपी का। नहीं, जिस हिसाब से आरजेडी के लोग सोच रहे हैं, महागठबंधन के लोग सोच रहे हैं कि अमुक अमुक जाति से इतने इतने टिकट्स हमने दे दिए हैं, तब तो बन गई इनकी सरकार। इनको बधाई दे दीजिए, बता दीजिए कि तेजस्वी यादव जी इनके मुख्यमंत्री होने वाले हैं। ऐसा नहीं होता है। बिहार में लोगों को मालूम है कि एनडीए की सरकार के लिए सबसे बड़ा एजेंडा न्याय के साथ विकास है और सबको साथ लेकर के चलना, और इनके लिए सबसे अहम मुद्दा होता है पीसफुल पॉलिटिक्स। अभी तो नाखुश दिख रहे थे इनके अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब और बड़े बड़े फातमी साहब, इनके पार्टी के वरीय मुस्लिम कम्युनिटी के नेता हैं, उनको तक ये संतुष्ट नहीं कर पा रहे, वोट क्या मिलेगा। और समझिए बिहार के करते रहिए फ्रेंडली फाइट। चितरंजन जी हमसे काहे उलझ रहे हैं, आप शर्मा साहब के साथ फ्रेंडली फाइट करते रहिए, हमारे लेफ्ट के साथियों के साथ फ्रेंडली फाइट करते रहिए। फ्रेंडली फाइट होता क्या है आलोक जी? एक बार आलोक जी से समझते हैं, जरा बताइए कि फ्रेंडली फाइट क्या होता है। मतलब मजाक, राजनीति का मजाक। देखिए, जहां पर सहमति नहीं बन पाती है, वहां पर कुछ सीटों के ऊपर कैंडिडेट हमारे 2 रहे। उसके फ्रेंडली फाइट में भी हम प्रयास कर रहे हैं, 5-6 कैंडिडेट्स का हट गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पूरा मीडिया ये चर्चा नहीं कर रहा कि एनडीए में 36 के करीब बागी खड़े हैं। 8 या 9 तो आज जेडीयू ने निकाले हैं, अभी 4 आज बीजेपी ने निकाले हैं, वो सब खड़े हैं। सुना है एक बागी को अमित शाह जी ने फोन किया तो उसने कहा कि जितनी आपकी उम्र है उतनी तो मैं राजनीति कर चुका हूं। दुर्भाग्य ये है कि 2-4 कैंडिडेट अगर हमारे हैं, उन पर भी सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कई बार इस तरह की परिस्थिति हो जाती है। फ्रेंडली फाइट ये होती है कि दिल्ली में अभी फरवरी में जेडीयू भी लड़ रही थी, ये जो बागी सब खड़े हो रहे हैं उस पर जवाब दीजिए मिस्टर झा। सारे बागी जो खड़े हो रहे हैं वही मुसीबत करेंगे। मतलब आलोक शर्मा जी इतने पढ़े लिखे प्रवक्ता है, फिर भी किस दिशा में जवाब दे रहे हैं समझ से परे है। बागियों को कौन रोक सकता है? कोई व्यक्ति जाकर चुनाव लड़ सकता है। हमारी पार्टी ने, भाजपा ने ये ताकत दिखाई और हमने ये डिसिप्लिन दिखाया कि हमने लोगों को बाहर का रास्ता अपने संगठन से दिखा दिया है। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि भाई फ्रेंडली फाइट हो रही है। भाई सिंबल तो आपने ही दिया ना, सिंबल आपने दिया, लेफ्ट पार्टियों ने दिया, राजद के लोगों ने दिया, क्या करेंगे? सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी टाइम कम है, अब जल्दी से जवाब दीजिए और वारिस जी का जवाब भी दीजिए। बस संक्षेप में फ्रेंडली फाइट ये होती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडी गठबंधन में है और वो कहता हमारे साथ धूर्तता की गई है और उसके बाद ये उनके साथ गठबंधन में शामिल रहते हो, ये होती है फ्रेंडली फाइट। फ्रेंडली फाइट ये होती है कि कांग्रेस इनके साथ गठबंधन में थी, उसके बाद अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश चुनाव में कहते हैं बहुत। फ्रेंडली फाइट ये होती है कि आम आदमी पार्टी इनके साथ गठबंधन में थी और वहां जाकर कहते हैं भूपेश बघेल भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। तो फ्रेंडली फाइट पता है आपको, सिर्फ मोदी विरोध का मुखौटा लगाकर दिल में बताइए ना, नफरत रख के जो दिखाने के लिए फाइट की जाती है वो फ्रेंडली फाइट होती है। और मैं एक और बात बता दूं, आलोक जी अभी आपने पैसे की बात कही थी, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। पूरे भारत देश को याद है कि विदेश में बैठे हुए एक धन कुबेर ने, जॉर्ज सोरेस ने कहा है मैंने $1 बिलियन
मतलब 8,500 9,000 करोड़ रखा है मोदी को हटाने के लिए। अब वो $1 बिलियन कहां खर्च हो रहा होगा, किस इकोसिस्टम में, सबके समझा जा सकता है। और दूसरी बात, हमने कभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा बोला गया कांग्रेस के द्वारा। इसलिए, और मैं एक और बात कह दूं, कांग्रेस को जरूरत नहीं है ओवैसी की। कारण क्या है, मैं एक सिर्फ फैक्ट रख रहा हूं, बाकी दर्शक अपने आप सोचें। ये राहुल गांधी जी अभी कोलंबिया गए थे, उससे पहले मलेशिया गए थे। मलेशिया में लंकावी क्यों गए थे, मैं दर्शकों के संज्ञान में लाना चाहता हूं। एक फैक्ट रख रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। ये लंकावी क्यों गए थे? लंकावी में भी एक रहता है व्यक्ति, शांति का मसीहा रहता है, आलोक जी जो एक लाइन भारत से निष्कासित है, वो वहीं रहता है। आलोक जी सिर्फ एक लाइन। मुझे लगता है कि मोदी जी चीन क्यों जाते थे जब वो मुख्यमंत्री थे, और चीन के पास इन्हीं के एक सांसद हैं, वो कह रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं, साउथ इंडिया से आते हैं कि चीन के पास कोई उल्टे पुल्टे सबूत हैं, वो साफ बोल रहे हैं। सुधांशु जी, व्यक्तिगत टिप्पणियां जब सुधांशु भाई करें तो सोच समझ के किया। सुधांशु जी एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। चलिए, शायद उन तक आवाज भी नहीं पहुंचे। जाति है तो जीत है, और सवाल यही है कि भारतीय राजनीति से जाति है कि जाति नहीं। ये धीरे धीरे मतदाताओं को ही इस पर सोचना होगा कि अपनी जात देखकर वोट नहीं देना होगा, कौन काम अच्छा करता है, क्या विचारधारा है, उस पर वोट डालना होगा।